हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेली स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ जो आपका 30 जून से लेकर 10 जून के बीच एग्जाम हुआ है, इसकी पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ। तो दोस्त आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस सभी निचोड़ प्रश्नों को आप जरूर देखिए। और टोटल मैं केवल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, कौन सा महाजनपद गौतम बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है? तो कौन सा जो महाजनपद है जो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को माना जाता है? तो वह जो है भाई हमारे शाक्य महाजनपद, ऑप्शन डी। देखिए, मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर दोस्त आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूँ, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बंदेली स्टडी पर ही पड़ा रहेगा। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था वह था हमारा अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 3, रामचरित मानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो रामचरित मानस की रचना जो थे हमारे तुलसीदास तुलसीदास जी के द्वारा की गई है। और यह किस भाषा में की गई है, इसकी जो रचना है तो यह जो हमारी अवधी भाषा में की गई है। देखिए दोस्त, अवधि दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक इधर आपको अवधि इस टाइप का लिख दे रहा हूँ और एक अवधि इस टाइप का। देखिए, पढ़ने के लिए तो दोनों समान ही है, लेकिन यह जो अवधि है एक प्रकार की यह भाषा है, ठीक है। यह भाषा है और इसी में रामचरितमानस की रचना की गई है। और यह जो अवधि है इसका अर्थ होता है समय। आपको यह नहीं कहना कि यह गलत लिखा है, यह भी अवधि सही है, लेकिन इसका अर्थ समय होता है। और यह जो अवधि है इसका अर्थ भाषा होता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, अवधि। प्रश्न संख्या 3, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। अगर दोस्त आपको कहेगा कि वैज्ञानिक आधार पर या दशकीय आधार पर पहली बार जनगणना 1881 में हुई थी और यह लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। अगर आपको पूछेगा कि 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, तो यहाँ से मतलब 16वीं जनगणना थी और दशकीय आधार पर 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्रता के बाद मतलब आज़ादी के बाद यह जनगणना 7वीं जनगणना थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, सन 1872। प्रश्न संख्या 4, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जिसने विध्वंस किया था वह था हमारा बख्तियार खिलजी। और इसको बनाया किसने था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो बनाने वाला था वह था कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनवाया था और इसका जो विध्वंस किया था वह बख्तियार खिलजी था। तो चलिए हम लोग देखते हैं बख्तियार खिलजी किस ऑप्शन में है। तो बख्तियार खिलजी हमारा ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हमारी कल्पना चावला थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? तो कौन सा जो स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, तो वह था हमारा लोथल। लोथल जो है हमारा गुजरात में स्थित है।
सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था और यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं बंद की थी? तो यह जो पंचवर्षीय योजनाएं है भारत ने किस वर्ष मतलब बंद कर दी थी? और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, तो यह जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सन 1950 से 51 में होती है। और पंचवर्षीय योजना को कब बंद कर दिया गया था? तो यह जो था हमारा सन 2016 में पंचवर्षीय योजना बंद कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर 2016। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता हमारे जयदेव जी थे। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा जयदेव। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो जो भारत का पहला उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट और यह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो यह सन 1975 में। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा सन 1975। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भारत में एकल नागरिकता दी जाती है कि वह भारत का नागरिक है। भारत में केवल एक प्रकार की नागरिकता दी जाती है क्योंकि वह भारत का एक नागरिक है, बस यही। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो यह 1582 में अकबर द्वारा की गई थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा होगा ऑप्शन बी अकबर। अगला प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो जो यह ब्लू वाटर पॉलिसी है इसको पुर्तगालियों ने अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी जो पुर्तगाली है, सॉरी दोस्त, पुर्तगालियों ने अपनाई थी। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो रोलेट एक्ट है जो सन 1919 में लागू हुआ था और इसी के विरोध में 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा सन 1919। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो भारतीय गणराज्य का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो वह जो थे हमारे एच.जे. कानिया, यानी कि हीरालाल जे कानिया। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा। तो दोस्त, हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओजोन परत में छिद्र की खोज सबसे पहले किस स्थान पर हुई थी? तो हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ओजोन परत की छिद्र की खोज सबसे पहले किस स्थान पर हुई थी? तो वह हमारे अंटार्कटिका के स्थान पर ओजोन परत में छिद्र है, इसकी खोज हुई थी। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? तो जो हमारा सूर्य है और प्लस जो हाइड्रोजन बम है इसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो वह नाभिकीय संलयन प्रकार की ऊर्जा होती है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा नाभिकीय संलयन। और यह जो नाभिकीय विखंडन है यह परमाणु बम में होता है। तो परमाणु बम, नाभिकीय विखंडन, सूर्य की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी कौन से मतलब रोग
कमी से कौन सा रोग होता है? तो मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। तो जो आयोडीन है इसकी कमी से घेघा रोग होता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न को देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो जो द्रव्यमान है इसकी संरक्षण का नियम किसने किसने प्रतिपादित किया था? तो वह था हमारा लवेरियर। सॉरी दोस्तों, यह मिस्टेक हो गया है, तो इस प्रश्न को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यह ऑप्शन में मतलब मिस्टेक हो गया है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। पानी का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो देखिए दोस्त, पीएच मान किसी भी वस्तु का 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर 7 से प्लस है, 7 से माइनस है, तो 7 से प्लस का मतलब वह एक मतलब अम्लीय है। और सॉरी दोस्त, दोस्तों, अगर आप लोग का अगर पीएच मान किसी का 7 प्लस है तो वह क्षारीय होता है। 7 प्लस है पीएच मान तो वह क्षारीय होता है। अगर 7 माइनस है तो वह अम्लीय होता है। अगर किसी भी चीज का अगर पीएच मान अगर 7 है तो वह उदासीन होता है और यह क्षारीय होता है। 7 प्लस 7 माइनस अम्लीय होता है। तो जो पानी का पीएच मान है वह 7 होता है, इसलिए यह उदासीन है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग है वह है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो वह कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में होती है? वह है हमारी मरकरी या पारा। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, मरकरी या पारा। प्रश्न संख्या 23, रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देता है? तो जो रेड डाटा बुक है वह हमारी लुप्त प्राय प्रजातियां हैं इनकी जानकारियां देता है। तो यह जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, लुप्त प्राय प्रजातियां। अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा में पाई जाने वाली रंग द्रव्य का नाम क्या है? तो मनुष्य की त्वचा में पाई जाने वाली रंग द्रव्य का जो नाम है वह है दोस्तों मेलानिन। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा मेलानिन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, मेलानिन। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है वह है हमारा हीरा। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, हीरा। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए दोस्त, डीएनए और आरएनए का आप लोग पूरा नाम याद कर लीजिए। तो इसका जो पूरा नाम है वह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे छोटा डेटा यूनिट कौन सा है? तो सबसे छोटा जो डेटा यूनिट है वह है हमारा बिट, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, बिट। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह किस गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है? जो कृत्रिम उपग्रह है यानी कि जो मानव ने बनाया है किस गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो वह जो है जड़त्वीय गति से। जड़त्वीय गति से कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और जो जड़त्व का नियम है यह न्यूटन के पहले नियम से संबंधित है। दूसरे नियम से
यह तो न्यूटन का जो पहला नियम है इसी से संबंधित है जड़त्व का नियम। और जो दूसरा नियम है वह बल का फॉर्मूला है, यह बराबर नियम में। और जो तीसरा है वह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिए। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, जड़त्वीय गति। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? तो रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो वह जो स्प्लीन है, उसे कहा जाता है मानव शरीर का रक्त बैंक, स्प्लीन या तिल्ली। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, तिल्ली या स्प्लीन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, गैसों का सार्वत्रिक गैस नियतांक कौन सा है? तो गैसों का सार्वत्रिक गैस नियतांक कौन सा है? तो यह जो था दोस्त हमारा लास्ट प्रश्न था। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। और जो दूसरी जानकारी है, आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स भाई। हमारे चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो चलिए हम यही क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।